Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Biochemophilic. I hope you all doing great, safe and sound at your home. तो आज के वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अ सेल सिग्नलिंग। तो उस केस में आज का जो ये पहला वीडियो होने वाला है सेल सिग्नलिंग में, तो सबसे पहले बेटा बात आती है कि व्हाट इज़ द सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल सिग्नलिंग। तो बेटा जैसे आपको पता है कि दो लोगों को बीच में बातचीत करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है कि एक सुनने वाला हो और एक क्या हो, बोलने वाला हो। तो जो बोलता है वो, जो उसकी वॉइस होती है वो एज अ सिग्नल काम करती है, और जो उसको सुनता है जहाँ पर वो एज अ रिसेप्टर काम करता है। क्योंकि जैसे मैं आपको अपनी बातें बता रही हूँ तो मैं क्या हो गई, एज अ सिग्नल हो गई, और आप सुन रहे हैं तो आपके पास क्या है, सुनने वाला एक मतलब रिसेप्टर है। तो वैसे ही जो बेटा हमारी सेल्स होती है ना, अब उनमें वो, अब देखो सेल्स तो ऐसे बोल सकती नहीं है कि हाँ तुम यहाँ से अपना, तुम्हें अपना मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, तुम्हें मसल रिलैक्सेशन करना है, या कैल्शियम आयन चैनल को ये मतलब यहाँ पे पहुँचाना है, तो वो ऐसे मुंह से नहीं बोल सकते ना। तो सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, हमारे कुछ चैनल्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारा वहाँ पर क्या होता है, जो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। तो सिंपली जो सेल सिग्नलिंग का मतलब ये होता है बेटा कि किस तरीके से जो सेल्स होती हैं हमारी क्या करेंगी, कम्युनिकेशन करेंगी, वो किस तरीके से अपना जो एक फंक्शन है वो उसको प्रोवाइड करेंगी थ्रू दी सिग्नल्स। अब बात आती है सेल सरफेस रिसेप्टर लाइगेंड, मतलब जो हमारी सेल्स होती है बेसिकली बेटा, वैसे फॉर एग्जांपल सेल्स होती हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक यहाँ पर एक लाइगेंड आता है, ठीक है, और ये क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया। अब यहाँ पर लाइगेंड एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पर आकर बाइंड करेगा, फिर क्या होगी, इन्फॉर्मेशन क्या होगी, हमारा पास ऑन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी रिसेप्टर लाइगेंड का कैसा इंटरेक्शन होता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है बेटा, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्रोटीन दैट रिसीव सिग्नल। रिसेप्टर्स हमारे प्रोटीन्स होती हैं जो कि सिग्नल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और लाइगेंड्स जो कि एज अ सिग्नल फॉर्म में होते हैं, वो केमिकल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या कोई भी चीज़। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपसे बात करने के लिए जो मेरी वॉइस है एज अ सिग्नल या एज अ लाइगेंड काम कर रही है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे जब सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, वो हमारा प्रोटीन दैट रिसीव द सिग्नल्स, और जो लाइगेंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स, केमिकल या सिग्नल के फॉर्म में हो सकते हैं। आप यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा ये रिसेप्टर हो गया और इस सिग्नल मॉलिक्यूल एज अ लाइगेंड इससे बाइंड कर गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये एज अ प्राइमरी रिसेप्टर की तरह काम करा, ठीक है, पहला। फिर यहाँ पर अब यहाँ से फिर रिसेप्टर ने उसको भेजा, मतलब अपना जो भी मैसेज सिग्नल था, तो वहाँ पे वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर गया। तो इस तरीके से रिसेप्टर और लाइगेंड्स में इंटरेक्शन होता है, वो फाइनली रिस्पॉन्स करते हैं। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं जो बाहर के सिग्नल मॉलिक्यूल होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के उसने बाइंड किया, विच इज़ अ रिसेप्शन प्रोटीन, ठीक है, जहाँ पर प्रोटीन्स या जो भी हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, वहाँ पर हमारा जो भी सिग्नल्स बाइंड करता है। फिर यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं। फिर किस तरीके से ये तीनों एक्टिविटीज़ हो रही है, मेटाबॉलिक एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी एंड साइटोस्केलेटन प्रोटीन। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि सेल कम्युनिकेशन क्या है और रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो जो सेल सिग्नलिंग होता है बेटा, सिंपली अगर हम बात करें तो ये हमारा 4 टाइप का होता है। सबसे पहले होता है ऑटोक्राइन, जक्स्टाक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोक्राइन। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा, सेल्फ। कभी भी साइंस में जब आप पढ़िए तो आप शब्दों को क्या करिए, उसको डिकोड करिए। जैसे ऑटो मतलब सेल्फ, तो ऑब्वियसली ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग होगी जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई सेल है, ठीक है। अब इसी सेल में क्या होता है, ये अपने ही सेल को क्या करेंगे, सिग्नल देंगे, और ये सिग्नल दे करके क्या करेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स या कैंसर सेल जो होती हैं एक्ट करती हैं अपनी ही सेल्स पे। तो सिंपली अगर ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग की बात करी जाएगी तो ये अपनी ही सेल्स को क्या करती है, सिग्नल देती हैं, और उनमें ग्रोथ फैक्टर्स को क्या करती है, मतलब
इन्वॉल्व करती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं बेसिकली जो ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग को दिखाती हैं वो हमारी कैंसर सेल होती हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो होती है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग होती है बेटा जहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो अपनी ही सेल्स को सिग्नल देती हैं और उनमें ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली वो कैंसर सेल में प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब बेटा बात आ सकती है हमारे पास में जक्स्टाक्राइन। जक्स्टाक्राइन क्या होता है? ये दो सेल्स के बीच में जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से जंक्शन में। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल हो गई, एक सेल हो गई। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। तो इस बीच में जो हमारी सिग्नलिंग होगी इसको बोलेंगे जक्स्टाक्राइन सेल सिग्नलिंग, ठीक है। अब बात आती है पैराक्राइन। पैराक्राइन में क्या होता है, नेबरिंग बिटवीन, मतलब जो हमारी नेबरिंग सेल्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो न्यूरॉन्स का जो एक जंक्शन होता है उसको साइनैप्स बोलते हैं। तो एक पोस्ट साइनैप्टिक होता है और एक हमारा एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। तो इस बीच में जो भी हमारा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, पैराक्राइन। इंडोक्राइन क्या होता है, हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने सुना होगा जो कि डक्ट्स वाला होता है, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में जो भी हमारे सिग्नल्स हमारे मतलब फॉलो अप होंगे दैट सिग्नलिंग इज कॉल्ड द एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा बेटा। अब हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि रिसेप्टर्स होता है जो कि एक प्रोटीन होता है जहाँ पर हमारा कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल केमिकल जिसको हम लोग लाइगेंड्स बोलते हैं बाइंड करता है, तो उस पॉइंट को प्रोटीन रिसेप्शन बोलते हैं, और वही हमारा फिर हमारा आगे फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी फिर एज अ वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है सेल सिग्नलिंग के थ्रू। तो बेटा टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रासेलुलर और एक होता है सेल सरफेस रिसेप्टर। तो बेटा नाम से पता चल रहा है इंट्रा का मतलब होता है कि सेल के अंदर, तो ऐसे रिसेप्टर जो कि सेल के इनसाइड पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं कि सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होता है। तो वो रिसेप्टर बेटा जो सेल के सरफेस पे पाए जाएंगे। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सेल के सरफेस पे क्या रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब हम अंदर आते जाते हैं तो अंदर हमारे जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं वही आ सकते हैं, और ये कैसे होते हैं, स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इनसाइड द सेल्स होते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैम हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है और दूसरा कौन सा रिसेप्टर होता है हमारे पास में सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेल के इनसाइड होंगे, तो इनका नेचर कैसा होगा, स्मॉल होगा या लार्ज होगा। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं स्मॉल हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, वाइल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल सरफेस रिसेप्टर जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, नाम से समझिए बेटा, सेल के सरफेस पे पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होंगे उन्हें सेल सरफेस रिसेप्टर बोला जाएगा। और ये क्या होंगे बेटा, लार्ज होंगे, क्योंकि सेल के अंदर पर नहीं जा सकते, लार्ज होंगे ऑब्वियसली कहाँ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास आउट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ रिसेप्टर भी क्लियर हुआ होगा वेरी इन अ वेरी गुड वे, ठीक है। अब बेटा बात कर लेते हैं कि जो हमने सेल्फ सरफेस रिसेप्टर के बारे में समझा था उसको हमने सेल सिग्नलिंग के उसमें हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। पहला होता है बेटा GPCR। GPCR का क्या मतलब होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, पहला सेल सरफेस रिसेप्टर है। दूसरा होता है बेटा एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, क्या होता है, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। तीसरा होता है आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर, या इसको आइनोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब हम बेटा एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारा जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, ऑब्वियसली जी प्रोटीन या GPCR के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि पहला हमारा क्या होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। तो बेटा GPCR की अगर मैं बात करूँ तो इस टर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, और इसे हम लोग GTP बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। वाई वी कॉल इट्स अ GTP बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि बेटा जब हमारा जी प्रोटीन से क्या होता है, GTP बाइंड रहता है, तो वो क्या करता है, हमारा अल्फ़ा जो होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे मैं आपको बताऊंगी अल्फ़ा क्या होता है,
ठीक है। आपको मैं बताऊंगी कि जो इसको हम लोग जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। और इसे जब जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा क्या होता है, जो हमारा लाइक हम सिंपली बोल सकते हैं कि अल्फ़ा के साथ में जब वो हो जीटीपी लगा होता है हमारा, तो वो हमारा जीटीपी उसके साथ में निकल जाता है और बीटा गामा एक्टिव फॉर्म में रहता है। तो सिंपली बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है। तो बेटा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की बात करने से पहले सबसे पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा होता है यहाँ पर ये रिसेप्टर हो गया, यहाँ पर हमारा लाइगेंड जुड़ेगा, फिर ये क्या होगा 7 2 3 4 5 6 7 7 हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जी प्रोटीन होती है वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और एक सर्पेंटाइन मतलब स्नेक की तरह ऐसे ऐसे क्या स्ट्रक्चर बना के रखता है। अब पहली चीज़ हमने ये जान ली, ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज़ इसके बारे में क्या जाननी है कि मैम हमारा जो ये जी प्रोटीन होता है ना, ये हमारा 3 सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। 3 सब यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? अल्फ़ा होती हैं, बीटा होती हैं और गामा होती हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट कि बेटा ये 3 यूनिट से बनी होती है, लेकिन तीनों यूनिट डिफरेंट होती है। तो जो डिफरेंट टर्म्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ये डिफरेंट ट्राइमेरिक प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट यूनिट से बनी हुई होती है, जिनको अल्फ़ा, बीटा और गामा बोलते हैं। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। पहली चीज़ हमने समझी कि जो जीपीसीआर होता है विच इज़ अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसको जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि हमारा जब जीटीपी हमारा जी प्रोटीन से बाइंड करता है तो वो एक्टिव फॉर्म में बीटा गामा के साथ निकल जाता है और अल्फ़ा के साथ में जीटीपी लगा हुआ होता है। दूसरी बात हम कर सकते हैं कि जो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जो कि सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरी बात हम बेटा इसके बारे में याद रखेंगे कि जो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं ये हेट्रोट्राइमेरिक होते हैं और इनमें अल्फ़ा बीटा गामा की यूनिट्स होती हैं जो कि तीनों डिफरेंट होती हैं और दैट इज़ वाई रीज़न हम इसको क्या बोलते हैं? ट्राइमेरिक प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो जी प्रोटीन होता है बेटा, जब ये क्या होता है जीडीपी से, इसमें हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक जीडीपी और एक जीटीपी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमारा ये जो सब यूनिट्स होती हैं इसमें ऑब्वियस अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे CSIR में इतना मतलब बहुत बेसिक नहीं पूछता, वो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा इस यूनिट में अल्फ़ा बीटा गामा में जीडीपी लगा है तो ऑब्वियसली वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। लेकिन जब हमारा जीडीपी रिमूव होगा, लेकिन जीडीपी रिमूव किससे होगा? जेफ से, GEF जेफ, और जेफ यहाँ पर एज अ रिसेप्टर काम करेगा। तो हमारा क्या होता है बेटा कि जो हमारी सब यूनिट्स होती हैं जी प्रोटीन की अल्फ़ा बीटा गामा से के साथ में जीडीपी लगा होगा तो वो इनएक्टिव होगा, और जब जीडीपी रिमूव होकर के जीटीपी बाइंड करेगा अल्फ़ा बीटा गामा से तो वो क्या होगा, हमारा अल्फ़ा जो होगा वो निकल जाएगा और बीटा गामा हमारा एक्टिव फॉर्म में रहेगा और अल्फ़ा के साथ में जीटीपी बाइंड रहेगा। तो ये सिंपल बात थी, मैंने आपको बताई। अब हम एक जो भी एक क्या होता है एक जनरलाइज्ड सिग्नलिंग जो होती है जी प्रोटीन्स के लिए वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पर एक डायग्राम शो हो रहा होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या है ये व्हाट शोइंग दिस डायग्राम एक्चुअली। सबसे पहले बेटा आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है। रिसेप्टर्स नहीं, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ बना के, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, जस्ट अ मिनट। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे होता है। सबसे पहले बात आती है हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया, ये रिसेप्टर वाला होता है। फिर यहाँ पर सिग्नल आता है, तो सबसे पहले क्या होगा, सिग्नल मॉलिक्यूल आया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या रिसेप्टर है, और यहाँ पर जो जेफ होता है बेटा वो क्या करता है, एज अ रिसेप्टर का काम करता है। मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा बीटा गामा के साथ में जीडीपी लगा हुआ होता है। तो जेफ जो होता है जो कि रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है वो जीडीपी को क्या कर देता है बेटा, रिमूव कर देता है और जीटीपी को बाइंड कर देता है, ठीक है, 4th स्टेप पे। फिर आप यहाँ देख सकते हो जब जीटीपी बाइंड हुआ अल्फ़ा बीटा गामा से, तो ये देखिए अल्फ़ा जीटीपी के साथ में रिमूव हो गया और बीटा गामा एक्टिव फॉर्म में हमारा रह गया। अब यहाँ पर फिर से अगर हमें देखना है तो अगर हमें फिर से अल्फ़ा बीटा गामा को इनएक्टिव करना है तो अल्फ़ा
जीडीपी जो है उसमें जीटीपीएस का हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो फिर से वो क्या हो जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा जीडीपी के साथ में क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में बन जाता है। तो ये एक जनरलाइज्ड हमारा क्या है स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से जी प्रोटीन जो होता है वो अपना काम करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जीपीसीआर अगर एक बार एक्टिवेटेड हो जाता है, फंक्शन एज अ जीएफ, जीपीसीआर को एक्टिवेट करने के लिए जेफ एज आ रिसेप्टर काम करता है, और फिर अगर अल्फ़ा सब यूनिट को हैज़ जीटीपीएस एक्टिविटी और फिर से वो मतलब अल्फ़ा बीटा गामा जीडीपी के साथ में करके वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा तो समझ में आ रही होगी वीडियो, ठीक है। अब हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा जी प्रोटीन को मैं 4 फॉर्म में डिवाइड किया है, जी प्रोटीन सिग्नलिंग, G12-13 एंड GQ। GS का मतलब क्या हो गया, स्टिमुलेट करेगा, ये एडेनियल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, इनहिबिशन वाला जो होगा वो इनहिबिट करेगा। G12-13 जो होगा साइटोस्केलेटन मूवमेंट करेगा, और GQ जो होगा एक्टिवेट करेगा फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इस वीडियो में सिर्फ यही GS सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगी वीडियो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब बेटा GS सिग्नलिंग क्या है, हमने बात करी थी जी प्रोटीन सिग्नलिंग का एक फर्स्ट टाइप विच इज़ द GS सिग्नलिंग। GS सिग्नलिंग का मतलब होता है कि स्टिमुलेट या एक्टिवेट करता है किसको, एडेनियल साइक्लेज को, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही कहानी है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा यहाँ पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है, बाइंड करता है, GF जो होता है एज अ रिसेप्टर काम करता है, अल्फ़ा बीटा गामा के साथ में GDP लगा हुआ है तो वो इनएक्टिव है। अब उस GDP जो है वो उसको रिमूव करने के लिए जो जेफ है वो एज अ रिसेप्टर काम कर रहा है, तो वो जो GDP को रिमूव करके GTP ऐड कर दे रहा है, और जब GTP ऐड होगा हमारा अल्फ़ा बीटा गामा की यूनिट से, तो हमारा क्या हो जाएगा, GS अल्फ़ा अलग हो जाएगा और बीटा गामा एक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे ही हमारा बीटा गामा हमारा क्या होता है, अलग होता है, फिर यहाँ पर ये एक्टिवेट कर देता है एडेनियल साइक्लेज को, और फिर एडेनियल साइक्लेज जो होता है ATP के थ्रू क्या होता है, कैम्प जो कि साइक्लिक AMP पाथवेज होते हैं उनमें कन्वर्जन हो जाता है, और वो प्रोटीन काइनेज A को बनाता है, ठीक है। अब जो प्रोटीन काइनेज A होता है वो हमारी क्या करता है, 2 रेगुलेटरी और 2 कैटालिटिक हमारी क्या बना देता है, यूनिट्स बना देता है। और जो हमारा कैंप होते हैं वो हमारी जो 2 रेगुलेटरी यूनिट्स है उसमें 2 कैंप पर प्रेजेंट होते हैं, 4 कैंप प्रेजेंट होंगे। अब अगर बात आएगी कि जो हमारा रेगुलेटरी यूनिट्स होंगी वो साइटोप्लाज्म में चली जाएंगी, और जो हमारा कैटालिटिक होंगी वो कहाँ जाएंगी, न्यूक्लियस में चली जाएंगी। आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर हमारा जो प्रोटीन काइनेज A जो है, फिर जो हमारा क्या हो गया, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है कैटालिटिक यूनिट्स, वो क्रैप मतलब कोर बाइंडिंग प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर बोलते हैं। और फिर इसके बाद में CBP विच इज़ अ क्रैप बाइंडिंग प्रोटीन जो कि कोएक्टिवेटर की तरह काम करता है। और लास्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्री जीन्स जो होता है फॉर्मेशन होता है, और ये सब जीन को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, जो कि सोमेटोस्टैटिन्स हमारा फॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, कि क्या होती है चीज़ें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।